हमारे साथ चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद खास मेहमान बने हुए, बड़ी कवरेज लगातार आप एनडीटीवी पर सुबह से देख रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में अमिताभ तिवारी जी तो है हमारे साथ, उसके अलावा कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ पुराने साथी रह चुके हैं। शलभ, स्वागत है आपका। अशोक मलिक साहब दिख पा रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। अशोक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, आलोक शर्मा बताया जा रहा है। जैसे भी जुड़ेंगे वो भी हम आपको स्क्रीन पर लेके आएंगे। अशोक जी, पहला रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा, उसके बाद राजनीतिक बहस में चलते हैं। 7 फेज का शेड्यूल, और ये कहा गया विपक्ष के द्वारा खास तौर पर कि बहुत लंबा शेड्यूल है, इसमें चुनावों का विपरीत असर पड़ता है, कुछ खास वर्ग को इसमें फायदा मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस लंबे इलेक्शन शेड्यूल पर आप? नहीं, देखिए, पिछले 2 चुनाव भी 7 फेज के ही रहे हैं। और अगर हम हमारी जनसंख्या देखें, हमारी मतदाता की लिस्ट देखें, तो करीब 90 करोड़ लोग हैं जो वोट देते हैं। तो चुनाव तो मल्टीपल फेज में होंगे, मगर मुझे एक आशा ये थी कि चुनाव शायद मई के बीच में खत्म हो जाएंगे। जून तक स्ट्रेच करना, यानी कि पूरी गर्मियों में चुनाव रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में नतीजे 16 मई को आए थे। इस बार नतीजे 4 जून को आएंगे, वो 18 दिन बाद या करीब 16 दिन बाद। और मई और जून में तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है हमारे देश में, कहीं 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 तो मुझे उस बात की एक फिक्र है कि हमारे जो कैंपेनर हैं हर पार्टी के, जो एक्टिविस्ट है, जो वर्कर है, जो काडर है, उनको मुश्किल तो होगी। तो अगर ये चुनाव 15 दिन पहले खत्म हो जाते तो सबके लिए अच्छा होता। मगर 7 फेज का चुनाव तो सबको पता ही था कि 7 या 8 फेज का चुनाव तो होगा ही। अगर हमारी इतने लोग वोट करने वाले हैं, इतनी लॉजिस्टिकली इतनी मुश्किल है स्थिति, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से वहां जाना है, तो 7 या 8 फेज का चुनाव तो इनएविटेबल है। एक अमिताभ जी, मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि बाबा ने आपका नाम लिया। मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है इस चुनावों में? अगर हम मुद्दे पे बात करें, कौन से मुद्दे पर दोनों पार्टियां, दोनों धड़े, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, वो एक दूसरे को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे आपके हिसाब से? देखिए, मुद्दा जो सरकार में है वो तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस को भुनाएगी कि हमने पिछले 10 सालों में ये काम किया है, ये काम किए हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक नया शुरू किया है कि 10 साल नहीं, 10 साल बनाम 10 साल नहीं, 10 साल बनाम 70 साल की बात करते हैं, वो तो एक मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। फिर अपना विजन बता रहे हैं वो कि भाई अगले टर्म में भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी और 2047 में भारत जो है एक विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री बनेगा। वहीं विपक्ष जो है इन 10 सालों में जो भी ग्रोथ रेट है, जो भी विकास हुआ है, उसको पंक्चर करने की कोशिश कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत में जो एक कम्युनल सद्भाव था, शायद वो अब डिसहार्मनी में तब्दील हो रहा है। और सोशल जस्टिस के प्लैंक पर, यानी कास्ट सेंसस के प्लैंक पर विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस या वोटर को दिखता है कि एनडीए तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक जो है वो पीछे बढ़ने की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है, कास्ट सेंसस। अमिताभ जी, इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा होगा, अभी ताजा आया है और बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है इसमें। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो अमाउंट्स हैं 12,000 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ भाजपा और 6,000 करोड़ विपक्ष के दलों को मिला है। इससे जो है इसका पॉलिटिकल स्टिंग जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो भी राज्य सरकार पावर में थी, जो भी विपक्ष की पार्टी थी, उसको भी चंदा मिला है। तो विपक्ष अब ये नहीं कह सकता कि भाई देखिए सिर्फ भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा हुआ। उसमें कैच ये है अमिताभ जी की क्विड प्रो को, कि आपके पास तो सेंट्रल एजेंसीज थी, आपने पहले छापे डलवाए, फिर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। ये विपक्ष नहीं कह सकता ना, ईडी और सीबीआई तो उसके पास था नहीं। तो ईडी और सीबीआई नहीं था, बट हर जगह स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सीआईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, इसमें यह नहीं बताया गया है कि 6,000 करोड़ जो भाजपा को मिला है या 6,000 करोड़ जो अन्य दलों को मिला है वो किसने दिया है। तो जब तक यही एस्टैब्लिश नहीं होगा तो मंडे को साफ हो जाएगा। मंडे को नंबर लेके आना है, सुप्रीम कोर्ट में। शलभ, आपका रिएक्शन ले लेता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, करीब 50% जो पैसा आया वो भाजपा के पास आया, खुलकर सामने आ गया है। आपको लगता है विपक्ष आपको घेर पाएगा इन चुनावों में इस मुद्दे पर? क्विड प्रो को किया कांग्रेस ने, कल बहुत ही भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
हफ्ता वसूली और न जाने क्या क्या कहा है सरकार के लिए। अब तो सुमित जी देखिए, ये तो जो लोग चंदा देना चाहते हैं, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, ये उनका मन है, किसको सहयोग कर रहे हैं। वो एक राष्ट्र के प्रति काम करने वाली विचारधारा के साथ खड़े होते हैं या 370 पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, ये उनका विषय है। जिन्होंने मदद की, जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने जो भी सहयोग कर सकते थे आर्थिक तरीके से, ये उनका विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है, भाजपा में सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा समर्थक हैं। आज भी अगर आप देखिएगा तो आपने तो अभी हाल फिलहाल में देखा है किस प्रकार से एक गठबंधन खड़ा हुआ था, जिसको बहुत ज्यादा ये स्वरूप दिया गया कि इंडी गठबंधन है, नीतीश कुमार जी भी हैं, जयंत भी हैं, और आपने देखा क्या हालत हुआ। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने सवाल वो नहीं है सलब, ठीक है आपका पैसा, आप जिसको चंदा देना चाहिए, ये आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है विपक्ष से कि ईडी और एजेंसियों के छापे के बाद चंदे दिए गए। सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है। ये देखिए, ये तो जिन लोगों ने चंदा दिया है, ये अगर वो बात कहें तो बात समझ में आती है, वरना तो आरोप हम भी लगाते हैं, वरना तो राजनीति में आरोप लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, कोई इससे इनकार कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सशक्त सरकार बनाई है, कोई इससे इनकार कर सकता है क्या? हमारा एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता चला गया, बहुत सारे दल टूटते चले गए। जो वैचारिक तौर पे खुलकर ये कहते थे कि नहीं साहब, हम तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नीतीश कुमार जी को बनाते हैं, वो नीतीश कुमार जी बिहार में जब जनसभा हुई तो प्रधानमंत्री जी का किस प्रकार उन्होंने स्वागत किया और लोगों से कहा उठकर खड़े होकर तालियां बजाइए। तो आप कहती है उन पर भी ईडी के छापे पड़े, नीतीश कुमार जी पर क्यों नहीं? क्यों कहता भाई ईडी के छापे या उन पर सीबीआई के छापे? क्योंकि वो ईमानदार मुख्यमंत्री है। हमारे पटनायक साहब पर कोई क्यों नहीं कहता? तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं, जिनका पूरा का पूरा कुनबा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो बार बार इसको हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल इस पर मैं लेना चाह रहा था, क्योंकि ये मुद्दों की बात यहाँ पर होती है, तो कौन से मुद्दे किस तरह से उठाए जाते हैं ये भी जो है काफी मायने रखता है। अशोक जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या इसको भुना सकती हैं उस लिहाज से? अगर इंडिया गठबंधन की आप बात करें, जब शुरुआत हुई थी तो बड़ा मजबूत वो नजर आ रहे थे, लेकिन उस तरह से एकजुट वो हो नहीं पाए। अनम्यूट कीजिए सर। म्यूट पे, सॉरी म्यूट पे हूँ। ये इलेक्शन बॉन्ड का जो मुद्दा है, मुझे नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि हमारे देश में कई वर्षों से, कई दशकों से कैंपेन फाइनेंस इलेक्शंस के कैसे लड़े जाते हैं, ये एक सवाल उठा है, एक उलझन है और लोग इसको समझते हैं। ये जो इलेक्शन बॉन्ड्स की एक सिस्टम शुरू की गई थी कुछ वर्ष पहले, ये परफेक्ट नहीं है। ये इसमें सब कुछ ठीक है, ये कोई नहीं कहे, मगर इसके पहले जो कैश का सिस्टम था उससे बेहतर है। अब इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है, मैं मानता हूं, मगर अगर इस इलेक्शन बॉन्ड्स के मुद्दे को खत्म करके वापस हम कैश में चले गए तो और भी सवाल उठेंगे और भी मुश्किलें आएंगी। और ये साबित करना कि किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो केंद्र में या तृणमूल कांग्रेस हो बंगाल में या डीएमके हो तमिलनाडु में, इसे चंदा तभी दिया गया जब इसने कुछ काम किया या कुछ गलत काम किया, ये प्रमाण करना, ये साबित करना बहुत ही मुश्किल है। और चुनाव में आरोप तो लगेंगे, हर पार्टी आरोप लगाएगी, मगर मुझे नहीं लगता जनता इलेक्शन बॉन्ड्स के इशू पे ये चुनाव में बारे में ज्यादा सोचेगी, सच बताओ जी। शलभ, लेकिन जो आप बात कह रहे थे करप्शन वाली, मैं कमिंग बैक, शलभ क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं जी। लगातार फोन आ रहे हैं शलभ के पास, लगता है कैंपेन के लिए तैयारी करने के फोन आने शुरू हो गए। शलभ, मेरा सवाल लेकिन आपसे ये था कि अगर करप्शन की बात आपने की, पर ऐसे तमाम राजनीतिक दल थे जो बीजेपी के विरोध में रहे, ऐसे तमाम व्यक्ति थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, तो आप उनको करप्ट बोलते थे। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, अशोक चव्हाण साहब, आदर्श घोटाला, आज आपके साथ हैं। मुझे अजीत पवार साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं, आज आपके साथ, आपकी सरकार में डिप्टी सीएम है, और आप ही लोगों ने उनको करप्ट कहा। तो ये कैसे, इसको कैसे काउंटर करेंगे इन चुनावों में? अब अजीत पवार साहब जब उनकी पार्टी में थे, जो लोग आज उनको कहते हैं साहब ये करप्ट थे, तो वहां चले गए, तब तो वो उनको डिफेंड करते थे, कहते थे नहीं साहब ये तो फर्जी आरोप लग रहा है। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा सुमित जी, एक व्यक्ति आप ऐसा बता दीजिए कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ा हो, उसके किसी के मामले वापस ले लिए गए हो, किसी के खिलाफ कोई केस वापस ले लिया गया हो। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, गायत्री प्रजापति के यहाँ छापे पड़े। जब गायत्री प्रजापति की पत्नी राज्यसभा के चुनाव में एब्सेंट हुई, वोट डालने नहीं आई,
तब समाजवादी पार्टी और आप सबने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई देखो उन पर दबाव पड़ गया इसलिए वोट डालने नहीं आई, और देखो अब तो भाजपा से मिल गए। अभी कल छापा पड़ा है, उनका बेटा जेल चला गया। भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ना चाहता है, हम उसको नहीं रोक सकते। हाँ, वो अदालत कल को सजा देगी तो निश्चित तौर पर हमको बाहर कर देंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि कोई अगर जुड़ गया तो उसकी वजह से कोई उसको राहत मिली है। जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है, वो अनवरत जारी है। उत्तर प्रदेश का ये मामला क्योंकि ताजा ताजा है इसलिए मैंने बताया, ऐसे बहुत से मामले ठीक है। लेकिन अभी आपसे और सवाल कर रहे हैं शलभ, यूपी की सूची बहुत सारी बाकी है, उस पर रोशनी आप डालेंगे? अभी यूपी के बहुत सारे नाम बाकी हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं, हम अपने साथियों से पूछता हूँ और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत से पर्दे खुलने बाकी हैं, अभी तो कई सारे पर्दे फाश होने बाकी हैं, खासकर नामों के बारे में, क्योंकि यूपी की लिस्ट अभी पूरी आई नहीं है। तो आप सबका स्वागत है। सीधे अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास चलते हैं पटना। मनीष जी बताइए, बिहार में गठबंधन की क्या स्थिति है? चुनाव की आज घोषणा हो गई है, दोनों तरफ के गठबंधन का बता दीजिए संक्षेप में। मनोरंजन, पहले मैं बताऊं कि जो चुनाव का जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके कारण जो है यहाँ के दलों में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक मायूसी है। राजनीतिक मायूसी जो उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, क्योंकि इतना लंबा 7 फेज में जो चुनाव होता है क्षेत्रीय दलों के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बोझ होता है, और साथ ही साथ उनका पूरा जो कैंपेन है वो काफ़ी लंबा, और आप जानते हैं कि अप्रैल और मई का जो महीना होता है बिहार में प्रचंड गर्मी होती है। दूसरी बात, जहां आपने महागठबंधन और एनडीए का बताया, तो निश्चित रूप से दोनों ने कमर कसा है, लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि एनडीए के पास न केवल नीतीश कुमार हैं बीजेपी के साथ, बल्कि इस बार जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जो पिछले चुनाव में आरजेडी के साथ लड़े थे। आरजेडी के साथ निश्चित रूप से कांग्रेस जो उनकी बहुत पुरानी सहयोगी है, और साथ ही साथ वामपंथी दल हैं। वामपंथी दलों में एकमात्र सीपीआईएमएल है जिसने अपना प्रभाव जो है पिछले 5 वर्षों में काफ़ी बढ़ाया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब वोटों का प्रतिशत का सवाल होता है बाबा, तो उसमें 3 ही दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी, जिनके पास में ये दहाई के आंकड़े का वोटों का शेयर है। और सच्चाई बिहार की राजनीति की यह भी है कि जब भी इनमें से 2 दल साथ होते हैं तो तीसरे को मात खानी पड़ती है। लेकिन बिहार में इस बार किंतु परंतु केवल इसलिए लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से हमेशा एक तरह से सहयोगी बदला है, उसके कारण जो भी उनका सहयोगी होता है उसका जो बेस वोट है, जो आधारभूत वोटर है, उसको उनको लेकर संशय होती है। और अभी भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपको मैं बता दूं बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी, और बीजेपी ने साबित किया है कि वो उनके अभी भी सबसे रिलायबल पार्टनर हैं। तो क्या इनका वोट जो है वो शिफ्ट करेगा? लेकिन इन सब पे आप जैसा जानते हैं कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम और जो उनका प्रभाव है वो सारी कॉन्ट्राडिक्शंस पे भारी पड़ता है। बाबा जरूर जी बिल्कुल। मनीष, शुक्रिया आपका हम तक ये पहुंचाने के लिए। वहाँ किस तरह की जो है वो तैयारियां राजनीतिक दलों की। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, उत्तर प्रदेश का भी बता दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो होके रास्ता जाता है सत्ता का, ये कहावत बहुत पुरानी है चुनाव को लेकर। तो वहां पर कैसे राजनीतिक दल जो है वो एकजुट लग रहे हैं, या कैसी तैयारियां उनकी नजर आ रही हैं? देखिए, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में इलेक्शन होंगे, इसलिए किसी को हैरानी नहीं है कि 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ है 7 फेजेस में, तो यूपी में ज़्यादा पूरे जितने भी फेजेस होते हैं सब में इलेक्शंस होते हैं। पश्चिमी यूपी से शुरू होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आता है। लेकिन अगर बात करें चुनावी तैयारियों की, तो सारे राजनीतिक दलों से, जितने लोगों से अभी तक हमने बात की, सबको हैरानी इस बात की थी कि चुनाव बहुत लंबा खिंच गया, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इसका असर वोटर्स पर पड़ेगा, क्योंकि वो गर्मी की वजह से घर से शायद निकलने से हिचकेंगे, और ख़ास तौर पे शहरी वोटर, क्योंकि अप्रैल 20 तारीख 19 तारीख से शुरुआत होगी, पूरा मई इलेक्शन चलेगा, जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। तो लोगों को इस बात का डर है कि वोटर्स घर से नहीं निकलेंगे, इसलिए वोट परसेंटेज पर असर पड़ सकता है। दूसरा, अगर तैयारियों की बात करें तो अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी केशव प्रसाद मौर्य से मैंने बात की, मैंने पूछा कितना, तो बोले 80 में केवल 80 सीटें जीतेंगे। तो बीजेपी इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है, विपक्ष उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और कांग्रेस में भी आज हमने मुलाकात की।
रणवीर गनीमत है 80 बोला, 81 नहीं बोला केशव जी ने। वो एक आध यहाँ आगे भी बोल देते कि हम मध्य प्रदेश की भी जीत रहे हैं, उत्तराखंड की भी जीत रहे हैं। चलिए, कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही होता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनके पास वापस लौटते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही मैं पूछना चाहूंगा, अब तारीखें यहाँ पर आ गई हैं तो आप कितना तैयार हैं इसको लेकर, और दूसरा आपके जो नेता मणिकम टेगोर वो कह रहे हैं कि 300 सीटें आपका गठबंधन जीत सकता है, क्या अनुमान है आपका? और ये अनुमान आपका बीजेपी के अनुमान से कम क्यों? आपको क्यों नहीं लगता कि 400 आप भी जीत सकते हैं? अच्छा सवाल। देखिए, बीजेपी तो बीजेपी है ना, उनके पास तो सुबह से शाम तक ज्योतिषी बैठते हैं, वो शायद वो 400 का आंकड़ा ज्योतिषियों ने निकाला होगा, इसीलिए ना 399 कहा ना 401 कहा। अब ये कोई कहने लग जाए कि भाई मैं कल शाम तक अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तो बनना तो कहने से थोड़ी ना बन जाएगा। वोट जनता को देना है, ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम है, और उस साइकोलॉजिकल वॉर गेम में ये आंकड़े उछालते रहते हैं। हरियाणा में 75 पा रहा है, 40, कर्नाटक में सरकार बन रही थी, बहुत जगह नारे देते रहते हैं और बीजेपी की आदत है। और देश के प्रधानमंत्री जब नारे देने लग जाए तो समझ लीजिए कि काम कुछ नहीं किया है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। माणिक जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया अलायंस 300 सीटों से ऊपर जाएगा। आज बात यह है कि 10 साल का लेखा जोखा देना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को कि क्या किया है आपने 10 साल में। जो वायदे किए थे 2013-14 के भाषण अगर मोदी जी स्वयं सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आ जाएगी कि कौन कौन से वायदे किए और किस किस तरह से गोल पोस्ट चेंज किया, किस तरह से महंगाई बढ़ाई, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई। आज वो मैंने देखा उनका ट्वीट, वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। कमाल है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद भी गुड गवर्नेंस की बात कोई देश का प्रधानमंत्री करता हो तो वास्तव में मतलब दाद देनी पड़ेगी कि भाई झूठ आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इस चुनावों का रुख को बदलेगा? विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और जनता को समझ में आएगा? मुद्दा बनाएगा, एक्सपर्ट की राय थोड़ी विपरीत थी। नहीं, मुझे लगता है विपक्ष तो बनाएगा, लेकिन मीडिया के साथी बनने नहीं देंगे। कुछ साथी ऐसे बैठे हैं मीडिया में, वो अभी से सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि मुद्दा बनेगा कि नहीं। लाखों करोड़ का घोटाला है और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर हमसे पूछ रहे हैं कि मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा। शायद आपकी इच्छा नहीं। अगर इस तरह का कहीं पर भी पहले किसी देश में हुआ होता या हमारे समय पे होता तो आप लोग ये सवाल नहीं पूछते। दुर्भाग्य है देश का। आपको भी तो मिले हैं। नहीं, चुनावी बॉन्ड में पैसा कांग्रेस के पास भी आया है। दूसरा सवाल मैं यही उम्मीद कर रहा था आपसे, मतलब इसी तरह के सवाल जो पत्रकार पूछ रहे हैं, मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे यही बोलेंगे। मैं बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा था कि आपसे आप किस तरह से सरकार को बचाने के लिए सवाल पूछेंगे। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि दोनों सवाल सरकार को बचाने के लिए। हमने सबसे पहले विरोध किया, वो किसी को नहीं बताएंगे आप। कोई मीडिया का एंकर नहीं बता रहा कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। कोई एंकर ने नहीं बता रहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी कह रही है कि जांच कर लीजिए। सब पूछ रहे कांग्रेस को भी तो मिला है, कांग्रेस को भी तो मिला है। मतलब कि इतना बड़ा घोटाला हो गया कि हम सवाल भी ना पूछे आपसे। थानेदार ने आप सवाल पूछिए, लेकिन सरकार को बचाने के लिए पूछेंगे तो हम भी एक्सपोज करेंगे फिर आपको। ऐसा नहीं होता है ना कि आप एक तरफा 10 साल हो गए आप लोगों को, ने 3 बार हाथ उठाया, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते थे। जैसे कुकर्म को आप लोगों ने जायज ठहरा दिया। आप समझिए, मैं 4-5 एग्जाम्पल आप ही के दे सकता हूं, पर आज समय नहीं है, लोकतंत्र का पर्व है। लेकिन सवाल कम से कम आज भी विपक्ष को तो छोड़ दीजिए। अपनी बात रख ली, अब दूसरे को रिस्पॉन्ड करने देते हैं। बोलना चाह रहे हैं आलोक जी, आपने अपनी बात रख ली, अब दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। सलब आप बताइए, आप उंगली उठा रहे थे। आलोक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम सब बड़ा इनका सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए आज इम्तिहान की तारीख रोज का होगा। अब तो ये रोज का होगा, हर डिबेट में होगा। आज से अब लाइसेंस मिल गया है, लेकिन आप आज से सभी प्रवक्ताओं को लाइसेंस मिल गया। कुछ भी बोलोगे वो चलेगा टीवी में। बाबा आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। आज एग्जाम की तारीखें आई हैं, आपने इतने खुशनुमा वातावरण में आपने आलोक जी को बुलाया। मुझे लगता है थोड़ा विलंब से जुड़े। उसके पहले तो मुझे ही आपने क्वेश्चन किया, बार बार आपने बॉन्ड को लेकर सवाल मुझसे पूछे, मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन आलोक जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको नहीं लगता कि चुनाव हार चुके हैं? आप देखिए उनकी क्या स्थिति हो चुकी है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया। आलोक जी के साथ सलब आलोक जी के साथ दिक्कत है, लड़ते बड़ी मजबूती से हैं, अपनी पार्टी में भी हार जाते हैं कभी कभी। अब क्या करेंगे, अब प्रवक्ता है तो अब तो बचाना तो पड़ता ही है। मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए मतलब जो हालत है अब ये पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसकी ये राजनीतिक हैसियत हो गई है। वो कहता है कि मीडिया चुनाव जिताता है, मीडिया चुनाव हराता है। अरे मीडिया क्या करेगा भाई? मीडिया तो आपके पास भी था। हम और सुमित अवस्थी जी साथ में काम करते थे आलोक भाई, और मुझे याद है, मैं कहना नहीं चाहता था, और हमें याद है कि 2012-13 में हम जाते थे राहुल गांधी जी को कवर करने, और हमसे क्या क्या कहा जाता था मैं बोल नहीं सकता।
कि जाके जरा देखिए किसी दलित परिवार में राहुल गांधी जी रुके हैं, जिस हैंडपंप पे नहा के आए हैं, वहां भी जाके वीडियो बनाइए और वो चले गए। आप अपनी बात करिए सलाब, सुमित को मत लपेट लीजिए। सलाब आप अपनी बात करिए, अब सुमित को मत लपेट लीजिए। अब अभी साथ में आप अलग अलग खाने में बैठे हुए हैं हम लोग। सुमित भी काम करते थे बेचारे, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, इनसे भी कहा जाता। तो जिन लोगों ने मीडिया को जूतों तलों रौंदा है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने मीडिया के मुंह बंद किए, उनको हमेशा एक ही बात समझ में आती है कि अपने कुकर्मों को भूल जाओ, केवल मीडिया आपको जिता सकती है, मीडिया नहीं जिता सकते। आलोक भाई, मैं मीडिया के मंच भाई इसी एनडीटीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता कई साल तक आए नहीं। चल रहा है, अमिताभ कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। अब आप दोनों का हो गया, रुकिए और भी गेस्ट हैं। सलाब आपने भी अपनी बात रख ली, आलोक जी ने भी, अमिताभ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं, और अशोक जी भी हैं। जी अमिताभ जी, देखिए अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, अब वो दोनों पार्टियां जो हैं वो पब्लिक के पास लेके जाएंगी, पब्लिक कोर्ट में लेके जाएगी। कांग्रेस पार्टी कहेगी कि भाई भाजपा को 6000 करोड़ मिले, भाजपा कहेगी भाई कांग्रेस पार्टी को भी 1400 करोड़ मिले। अब ये देखना पड़ेगा कि किसका नैरेटिव जो है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मेरा एक सवाल है कि आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप ऐसा हुआ। इसी देश में इतिहास है कि बोफोर्स में प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन राजनीति जो परसेप्शन की बात होती है वो चली गई, और एक 400 की मेजोरिटी वाली सरकार, 400 प्लस की मेजोरिटी वाली सरकार दूसरी बार बहुमत नहीं जुगाड़ कर पाई। ये सवाल है जी। तो यही मैं कह रहा था, ये पब्लिक कोर्ट में बैटल है ये, अब कोई जुडिशरी के में बैटल नहीं है, परसेप्शन का बैटल है। क्या विपक्ष इसको इतना बड़ा मुद्दा बना सकता है और ये पेंट कर सकता है कि भाजपा या प्रधानमंत्री जो इस बात को कहते हैं कि मेरे पास 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन है, भाजपा ने या भाजपा पार्टी करप्शन में लुप्त है। क्या कांग्रेस इस पार्टी को साबित कर सकती है या वोटर्स को कन्विंस कर सकती है? अब कांग्रेस पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिली है। अशोक मलिक साहब बैठे हुए हैं। अशोक जी, आपने सुनी लिया बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या रुख है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, स्पेसिफिकली ताजा तरीन मामला। आपकी क्या राय है? जनता के पास जब कांग्रेस के नेता लेकर जाएंगे और बीजेपी को घेरेंगे, या बीजेपी के लोग जब काउंटर करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो किसकी सुनेगी जनता? अशोक सर, देखिए, किसी ने अभी बोफोर्स की बात करी और कहा कि बोफोर्स में प्रूव नहीं किया गया। मैं बोफोर्स के मुद्दे पे जाना नहीं चाहता, बोफोर्स में काफी एविडेंस था, वो अलग बात है। मगर 89 में जब राजीव गांधी चुनाव हारे, तो एक परसेप्शन था कि कांग्रेस की सरकार में 5 वर्षों में काफी करप्शन हुआ है, काफी घोटाले हुए हैं, कुछ खराब काम हुआ है। उसका एक प्रतीक बोफोर्स था, मगर केवल बोफोर्स नहीं था, कई मुद्दे थे। आज तक कोई साबित नहीं कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब हो सकता है अगले 2 महीनों में विपक्ष ऐसा कुछ कर दे और कुछ एविडेंस दिखा दे, वो दूसरी बात है। मगर केवल ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी को इतने पैसे मिले और उनको कांग्रेस से ज्यादा मिले या तृणमूल से ज्यादा मिले, तो वो करप्ट हैं और एक कोई मिली भगत है उनकी और जो चंदा देने वालों की है। केवल ये कहना, केवल ये आरोप लगाना, इससे जनता मुझे नहीं लगता संतुष्ट होगी। जनता को कुछ और एविडेंस चाहिए होगा। जनता को ये मानना पड़ना होगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कुछ गलत काम कर रहे हैं, घोटाले में एक तरह से मिले हुए हैं। वो अभी तक विपक्ष साबित नहीं कर पाई, और मुझे नहीं लगता कि वो एक छवि प्रधानमंत्री की खराब कर पाए हैं। तो ये अब क्या मुद्दा कितना बड़ा है, जो राजीव गांधी को तय करना है। अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, तो सभी पार्टियां जो हैं वो जनता के बीच होंगी अपनी तरफ से अपनी बात रखते हुए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आलोक जी, शलभ जी, अशोक जी और अमिताभ जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।